हेलो व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग खिलाफत आंदोलन, ये दोनों अलग अलग आंदोलन हैं। जी हाँ, असहयोग आंदोलन अलग है और खिलाफत आंदोलन अलग है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इसलिए दोनों की साथ में बात करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कौन से आंदोलन की? रोलेट एक्ट की। क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने रोलेट एक्ट वाला आंदोलन लेके आए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक हो गया था और उसमें हजारों लोग खत्म हो गए थे, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा दमनकारी हो गई थी, जो ब्रिटिशर्स थे। तो गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, तो उन्होंने अपना वो आंदोलन वापस ले लिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें ना जाएं, बल्कि जान किसी की भी ना जाए। उसके बाद फिर उनको कुछ तो स्टार्ट करना था, वापस से वही वाला आंदोलन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद वो आ गए असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन ही क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, इसलिए। अब यहाँ पर असहयोग का मतलब गांधी जी, पहले इसकी डेट पे तो बात कर ले। ये बात है जनवरी 1921 की, ठीक है। 1921 और जनवरी, तब ये शुरू हुआ था। लेकिन इसमें गांधी जी ये सोच रहे थे कि इससे पहले वाला जो आंदोलन था रोलर एक्ट, उसमें ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं थी। तो गांधी जी ये सोच रहे थे कि जब तक मुसलमानों का साथ इसमें नहीं मिलेगा, सब एक नहीं होंगे, एक मिलकर नहीं होंगे, तब तक आंदोलन अच्छा नहीं रहेगा। तो उनको मुस्लिम्स का भी साथ चाहिए था। अब मुसलमानों का साथ चाहने के लिए गांधी जी ने सोचा कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया जाए, जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ आए और आंदोलन इस बार तगड़ा वाला हो, ठीक है। तो इसलिए वो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था? देखो, जब भारत में ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो उस टाइम यूरोप में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1914 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था? 1919 के करीब खत्म हुआ था। 1919 नहीं, 1918। 1914 से 1918 के बीच चला था। तो उसमें दो शक्तियां थी, मतलब कुछ देश एक तरफ हो गए थे और कुछ देश एक तरफ हो गए थे। एक तरफ कौन कौन से देश थे? एक तरफ तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर। इनको हम कहते हैं सेंट्रल पावर, क्योंकि ये सारे आसपास के ही देश हैं, ठीक है। मतलब केंद्रीय शक्ति हिंदी में कहेंगे। और दूसरी तरफ था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान। ये सब अलाइड पावर, मतलब ये फ्रेंड्स थे, ये सब फ्रेंड्स बने हुए थे और ये केंद्रीय शक्तियां थी। तो इन दोनों के बीच चल रहा था। तो ये वाला जो अलाइड पावर्स थे, ये वाले जीत गए थे। अब इसमें कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, ये सब था। तो और ये सब हार गए थे, ठीक है। क्या हो गए थे? हार गए थे। अब इसमें ओटोमन एम्पायर भी था। ओटोमन एम्पायर में हम तुर्की के नाम से जानते हैं, उसके टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो भी था, वो हार गया था। तो पूरी दुनिया में ये वाली अफवाह फैली हुई थी कि जो जीते हुए लोग हैं, मतलब जो शक्तियां जीत गई हैं, वो हारे हुए पे बहुत सारी संधियां ठोकेंगी। संधियां होती हैं कि पेपर्स होते हैं, उन पर ना जबरदस्ती साइन करवाते हैं कि आपका इतना हिस्सा हम रख लेंगे, ये वाली नदी भी हमारी हो गई, ये वाले लोग भी हमारे हो गए, इतने उपनिवेश भी हमारे हो गए, वगैरह वगैरह। जैसे कि आम भाषा में, आम लोगों में भी होता है कि जो हार जाता है उससे सब कुछ छीन लेते हैं। वैसे ही पहले भी होता था कि जो जीत गया तो हारने वाले की बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारी जायदाद जो देश की होती है वो सब रख लिया करते थे। तो ये सब पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली हुई थी और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम इस बात से परेशान थे। क्यों? क्योंकि ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी इस बात से। और जो खलीफा होते हैं मुस्लिमों के, खलीफा मतलब जो बड़े नेता होते हैं और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं खलीफा। जो मतलब इस्लामिक तरीके से भी पढ़े लिखे होते हैं और जो नेता होते हैं, उनकी तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक बैठक रखी गई। कब? मार्च 1919 में। ये बैठक उनके खिलाफ थी कि मतलब उनसे ऐसी संधि ना की जाए।
तो इस बैठक में कौन कौन शामिल था? इस बैठक में शामिल थे मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन इसी के साथ 1920 में इसमें गांधी जी भी शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए वो? वो इसलिए शामिल हुए ताकि वो मुसलमानों को अपनी तरफ कर सकें। ठीक है, वो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ही असहयोग आंदोलन भी कर सकें। मतलब ये दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। जो मुस्लिम थे वो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन भी कर रहे थे, और जो हिंदू कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी थी वो सब भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी कर रहे थे। मतलब सब ना मिलकर कर रहे थे। मतलब ये कि मुस्लिम पहले भी गांधी जी के जो आंदोलन थे रोलट एक्ट वगैरह में साथ में थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने अब हो गए। अब आगे गांधी जी का ये कहना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार जो राज कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमने खुद उनको अपने सर पे बिठा लिया है। मतलब हम खुद उनसे राज करवा रहे हैं। कैसे? हम उनका माल खरीद रहे हैं, उनकी चीजें खरीद रहे हैं, उनकी दी हुई चीजें यूज कर रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने ही तो उनको अपने सर पे बिठा लिया है। तो असहयोग करो, असहयोग आंदोलन इसलिए मतलब ये उनका बहिष्कार करो। सीधे सीधे जैसे आज के टाइम में हम बाइकआउट करते हैं ना, कि किसी भी चीज को जैसे हमें बाइकआउट करना होता है तो चाहे वो हमारे फायदे की हो, लेकिन हमें उसका बाइकआउट करना होता है तो हमें उसको नहीं खरीदना। जैसे कि विदेशी कपड़ों को नहीं खरीदना, विदेशी पुस्तकों को नहीं खरीदना, विदेशी जो पोस्ट हैं उनको भी सबको वापस दे दो। तो इसमें क्या क्या करना था? अब इसको चरणबद्ध तरीके से करना था। चरणबद्ध मतलब एक के बाद एक। ऐसा तो नहीं ना सब रोड पे निकल जाते एकदम और हाय हुल्ला मचाते, तो फिर वही पुराना आंदोलन हो जाता, वही हिंसा वाला। तो गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार की दी हुई जो पदवियां होती हैं उनको लौटा देना चाहिए। पदवियां मतलब मेडल वगैरह होते हैं ना, मेडल, वो सब सरकार को लौटा देने चाहिए। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, इन सब में भारत के लोग भी होते थे। ऐसा नहीं है सब जगह अंग्रेज ही थे। उस टाइम बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि देश कितनी कमजोर हालत में है। मतलब जो ऊंची पोजीशन पर थे वो तो मस्त थे अपनी जगह पे, लेकिन जो गरीब थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उन्होंने कहा कि वो सब मतलब अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लो, कॉलेज से निकाल लो, अदालतें बंद कर दो, जितनी भी सरकारी नौकरियां सब जगह से हटा लो, बहिष्कार कर दो पूरे तरीके से। अगर इतना करने के बाद सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, मतलब फिर भी परेशान करती है, क्योंकि अब तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना, हम खुद अपनी मर्जी से हट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार किस पे गोली चलवाएगी? अगर कोई स्कूल से हट रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, तो सरकार उस पर गोली थोड़ी चलवाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि तब भी अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, दमन मतलब होता है दबाना, कुचलना, दूसरे को परेशान करना, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान की शुरू किया जाए। मतलब तो इसको और भी ज्यादा, मतलब फिर और ज्यादा अच्छे से किया जाए। मतलब सरकार दमन करे या कुछ भी करे, आप असहयोग करते रहो, उनका कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करो। तो इसके लिए समर्थन के लिए जो हमारे गांधी जी हैं वो पूरे देश में यात्राएं करते रहे, पूरे देश में घूमते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा देश इसके साथ रहे। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के ही नेता, ठीक है, कांग्रेस के ही नेता, बहुत सारे लोग तो 1920 में ऐसे थे जो इसके पक्ष में थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे वो विपक्ष में नहीं थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मतलब डाउट हो रहा था कि लोग इस चीज के लिए मानेंगे नहीं, कोई अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा, कोई अपने बच्चों को स्कूल से क्यों निकालेगा, ऐसे डाउट मतलब उनको हो रहे थे। तो आपस में ही बहस चली काफी टाइम तक। फिर दिसंबर में आके, दिसंबर 1920 में, ठीक है, कब? दिसंबर, मतलब कुछ महीनों तक बहस चली। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर में, नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और उस पर मोहर लगा दी गई कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और फिर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। कब? जनवरी 1921 इसकी शुरुआत हो गई। अब आंदोलन में सबने हिस्सा लिया, लेकिन आंदोलन की जो शुरुआत है वो मध्य वर्ग मतलब मिडिल क्लास लोगों से हुई और ज्यादातर शहरों से हुई। शहरों में देखो चीजें ज्यादा जल्दी फैलती हैं गांव के मुकाबले।
तो शहरों में क्या हुआ, हजारों लोगों ने, अपने विद्यार्थियों ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। जो हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर जितने प्रांत थे उनमें परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। ठीक है। मद्रास में जो गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वह अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। मतलब ये मद्रास में जो पार्टी थी उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो ये सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजों की पार्टी में घुसेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उन्होंने नहीं किया, बाकी पूरे देश ने किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब क्या होता है? पिकेटिंग मतलब होता है कि दुकान बंद नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर देंगे कि दुकान पे कोई आ ना पाए। जैसे दुकान के सामने ठेला लगा के खड़े हो गए, या फिर उसी दुकान के सामने मोमोज की दुकान खोल ली, तो शराब नहीं बिकेगी, मोमोज बिकेंगे। या उस दुकान के सामने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब मान लीजिए कूड़ा डालना शुरू कर दिया कि उस दुकान पे कोई ना आए। मतलब कुछ भी ऐसा करना है कि उस दुकान पर कोई ना आए, उसको कहते हैं पिकेटिंग। तो वो शुरू कर दी और विदेशी कपड़ों की होली चलाई जाने लग गई। लोग अपने खुद के कपड़े पहनने लगे। अब इससे क्या हुआ, जो भारतीय कपड़ा था, वो जो हथकरघों से बनता था, सूती कपड़ा, वो ज्यादा बिकने लगा। लेकिन जो विदेशी कपड़ा आता था, अब वो मशीनों में बनता था, तो उनकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी कम थी। और यहाँ का जो कपड़ा था उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा थी, तो लोग उसको ज्यादा खरीद नहीं पाए। और हमारी जो हाथ से बनाई हुई चीजें थी उनकी कॉस्ट ऊपर जा रही थी। ठीक है। तो आंदोलन धीमा पड़ने लग गया और इसी कारण खादी वगैरह ये सब धीरे 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 ये आंदोलन भी मतलब फीका सा पड़ता हुआ दिखाई देने लग गया। फिर से वकील अपने वकालत पे जाने लग गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए, क्योंकि ज्यादा असर इसका दिखाई नहीं दिया। हम यहाँ कमजोर पड़ गए कि स्टार्टिंग में जो लोग जोश जोश में सामान खरीद रहे थे वो खरीद तो लिया, लेकिन बाद में वो उसको, क्योंकि गरीब थे ना लोग, फिर उसके बाद वो खरीद नहीं पाए क्योंकि यहाँ के सामान ज्यादा महंगा मिल रहा था। और महंगा इसलिए मिल रहा था क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, मशीनें नहीं थी, वो आधुनिक तकनीक नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।